हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीएस बेस्ड, जो कि साइंस बेस्ड रहेंगे। फिज़िक्स में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक कुछ हीट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है नॉर्मली किस चीज़ के साथ रिलेट करता है। तो पहली बात है, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ हीट ही है। जब हम हीट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ रिलेट करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेट करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना एनर्जी को तबाह कर सकते हो, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। ठीक है, उसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। तो वो कहता क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये इंटरनल एनर्जी और ये एक्सटर्नल वर्क दोनों का सम हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा। उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाइट क्लॉथ आर कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक क्लॉथ। ठीक है, हमने कहा था कि जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करता है। और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रीज़न तो आपको पता चल गया होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। जो भी लाइट उस कपड़े के ऊपर पड़ेगी, जैसे ये वाइट कपड़ा था, तो जो भी लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट कर लेगा, मगर ब्लैक कलर का कपड़ा उस हीट को वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ इज अ, व्हाट इज अर्थ। ठीक है, जल्दी बताएं, अर्थ क्या हो सकता है। देखो, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट नहीं, ये तो एब्जॉर्ब करता है, ये नहीं रहेगा। बैड अब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये भी नहीं मान सकते, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब तो करते ही करता है। हाँ, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, बैड अब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। आगे, एट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट वेवलेंथ। ठीक है, मतलब जब बॉडी ज़्यादा क्या करती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब अब्जॉर्ब करने की वैल्यू ज़्यादा रहती है ब्लैक बॉडी की। तो उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन पे मतलब बेस क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आएगा डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनी टू सिस्टम डिपेंड अपॉन, ठीक है, देयर लेटेंट हीट, सॉरी देयर इंडिविजुअल टेम्परेचर। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो फिर से बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनी टू सिस्टम डिपेंड अपॉन। ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। आप बोलोगे कैसे, बताता हूँ। हमारे पास दो बॉडी थी, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। तो ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, एज़ कम्पेयर टू बी का क्या टेम्परेचर, लेस। तो हीट ट्रांसफ़र होती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे। ठीक है, तो वही तो कहा इंडिविजुअल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे। व्हाट इज़ लेटेंट हीट, ये भी लेटेंट हीट क्या होती है कि जो किसी को हीट दो, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, जब उसकी स्टेट क्या हो जाए, चेंज। ये दो तरह से होती है, दो तरह की है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मतलब कि किसी को हीट दो लिक्विड को तो वो वेपर बन जाए। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे। प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल एच है, उसके यूनिट क्या आएंगे, ठीक है, उसके यूनिट आएंगे आपके पास जे एस। देखिए,
कह रहा विकास प्लैंक कांस्टेंट जो है ये डिनोटेड करते हो एस से, और जैसे E इक्वल टू एच एफ, जिसमें E एनर्जी है, F फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और अगर इसके यूनिट निकालने की कोशिश करोगे, वो आपके पास इसके यूनिट जो हैं वो क्या आएंगे, GS, ठीक है। निकालने वाला आपको कौन सा पूछ रहा है, आप मेन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट H कंटेन द डायमेंशन ऑफ। इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन पाए जाते हैं। किसके डायमेंशन पाए जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम के। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, ठीक है। वाइट एंड स्मूथ सरफेस किस तरह का होगा, ये बैड एब्जॉर्बर होगा। जस्ट अभी तो पढ़ा कि वाइट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब तो क्लियर है, ये बैड एब्जॉर्बर होगा, पहली बात। ये तो बैड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट भी है। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, हीट ऑफ अ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाकियों पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्डरिंग ऑफ अ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रॉपर्टी, उसे कोहेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो बाकी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कहाँ से कहाँ, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जब भी कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है ओस्मोसिस, ठीक है। क्या वर्ड आता है, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर उर्दू में बात करें तो किसी भी सब्सटेंस की हायर मकदार से कम मकदार की तरफ मूवमेंट करना उसे डिफ्यूजन कहते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी वो फोर्स जो पानी काज करता है, जिसे फ्रिक्शन भी कह सकते हो, पानी की काज हुई फ्रिक्शन को। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये वाटर हमेशा एब्जॉर्ब, ये सरफेस टेंशन इख्तियार करता है। सरफेस टेंशन होता है कि वो कम से कम एरिया लेने की कोशिश करे। अगर वो कम से कम एरिया लेगा तो उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो रेन वाटर जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल शेप में पाए जाते हैं। सुबह आप ड्यू और फॉग के बूंदे देखेंगे जो पड़ी होती हैं पत्तों के ऊपर, वो भी गोल होती हैं। रीज़न क्या है, सरफेस टेंशन। कोहेशन भी एक फोर्स है। तो कोहेशन कौन सी फोर्स होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाए, उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग करेक्टर इज टू बी अडॉप्टेड टू यूज अ मेटल इन द डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट, वो आएगा लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या है, कह रहे टू यूज मेटल एज अ डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट। अगर मेटल को यूज़ करना है डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे तो हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप गेट बस्टेड, मतलब जब ठंडी जगह होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वाटर पाइप जो हैं वो फट जाती हैं। रीज़न क्या रहता है, पहला फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड, ठीक है। जब पानी फ्रीज करता है और फ्रीज करने वाला पानी जो है वो क्या करता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। फ्रीज करने वाला पानी जो है वो क्या है, एक्सपैंड करता है, ठीक है। गर्मियों में बात की जाए तो गर्मियों में जो लोहा है, ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रैक्ट होता है। सर्दियों में नहीं, गर्मियों में वो एक्सपैंड होता है और सर्दियों में वो कंट्रैक्ट होता है, ये भी याद रखें। इस वजह से रियल ट्रैक के अंदर भी हमें थोड़ा गैप रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज, पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम हैंड पंप इज हॉट, ये तो सब जानते हैं। यहाँ उल्टा रहता है कि गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी मिलता है। किन कारणों की वजह से, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। याद रखें, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा,
ऊपर सर्दी के टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो हाई और लो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब पानी अंदर से बाहर आएगा तो सर्दियों में नीचे टेम्परेचर ज़्यादा था तो पानी गर्म मिलेगा, ऊपर ऊपर ठंडा पानी मिलेगा। रीज़न क्या था कि ऊपर टेम्परेचर क्या था, कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिविंग द वाटर अंडरनीथ एट, वो आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में भी। क्या कह रहा है, कोल्ड कंट्रीज में विंटर में टेम्परेचर बिकम सो कूल, टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से पानी 0 डिग्री पे फ्रीज करना शुरू कर लेता है। बट एट 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर एट अंडरनीथ रिमेन एज लिक्विड, मतलब ऊपर वाली सतह पे जो टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और पानी फ्रीज हो गया, मगर नीचे ऊपर बर्फ़ जमी होगी, मगर नीचे आपको क्या दिखेगा, पानी बहता हुआ। ठीक है, पानी बहता रहेगा या लिक्विड की फॉर्म में होगा। उस पानी का कितना टेम्परेचर आता है, 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए। आगे है किलो वाट हावर किसके यूनिट हैं, किलो वाट हावर किसके यूनिट हैं, एनर्जी के। ठीक है, 1 किलो वाट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 किलो वाट होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं इसको, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये है आपका अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, एक और चीज अब ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, 1 मेगा किसके बराबर होता है, 106 नहीं, 1 मेगा बराबर होगा 10 की पावर 6, ये पावर में है वो। ठीक है, आगे सुनिए, द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ बोथ फॉरेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल दोनों सेम हो, -400 पे, याद रखिए। ठीक है, किस पे, -400 पे टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन बिकॉज, फ्रिज जो है, हम घर में फ्रिज यूज़ करते हैं ना, वो हमारे खाने को गंदा या ख़राब नहीं होने देता। किन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है, लो टेम्परेचर होता है। और लो टेम्परेचर है, बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं कर सकते और फंगस भी वहाँ जाके अटैक नहीं कर सकता और रिएक्ट नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ह्यूमिडिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, वो आता है परसेंट। ठीक है, याद रखें, ग्राम में नहीं करते हैं, किलोग्राम में नहीं करते हैं, रेशियो में नहीं करते हैं, किस में करते हैं, परसेंट में। अच्छा, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एक्चुअल वेपर डेंसिटी अपॉन सैचुरेशन वेपर डेंसिटी। आप मुझे डेंसिटी के कमेंट में बताएंगे कि डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज, हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं लो टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, देखो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है, याद रखना, वही याद है, ए बॉडी बी बॉडी, ये हार्ड थी और ये कोल्ड थी, तो हार्ड से हमेशा कहाँ जाएगा, कोल्ड से कोल्ड में जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे, ना कि उसके सरफेस के ऊपर, एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्म इज़ अ यूनिट ऑफ, ये वर्ड जो थर्म यूज़ किया गया है ये किसके यूनिट हैं, ये हैं हीट के। हीट के यूनिट कैलोरी भी होते हैं। ठीक है, और ट्रांसफिन का हीट के बारे में पढ़ने को कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक, कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री कहती है कि जितनी ए बॉडी हीट लूज़ करेगी उतनी ही हीट बी बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी। जितना एक बॉडी हीट लूज़ करती उतनी ही दूसरी बॉडी हीट को गेन करती है। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, कह रहा है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखें कि अगर एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटीएम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर, जब एक पानी के अंदर एक छोटे से पत्थर के पीस को डालोगे, इट डिस्प्लेस वाटर ऑफ इक्वल, जितना उसका साइज होगा, मतलब ये पत्थर था, कंटेनर के अंदर डाला, ठीक है, पानी पहले इतना था, जब ये पत्थर डालोगे जितना अंदर जाएगा उतना पानी का लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, किसकी वजह से, कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम था उस स्टोन का, जितनी वॉल्यूम स्टोन की थी उतना ही पानी ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, आगे है डेंसिटी ऑफ वाटर इन 1 g/cc इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद है, जस्ट अभी तो कहा कि ऊपर बर्फ़ जमी होती है जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है रिवर के ऊपर, मगर नीचे पानी वैसे ही होता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री। वह क्लाउड आर फ्लोट इन एटमोसफेयर। देखो बात यह है कि क्लाउड बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत भारी हैं, जिनके बीच में बहुत सारा क्या होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब इतना बड़ा होने के बावजूद वो ऊपर फ्लोट कैसे कर सकते हैं, पानी फ्लोट नहीं कर सकता या उड़ नहीं सकता। ठीक है, ये ऊपर कैसे फ्लोट कर रहे हैं, लो डेंसिटी होने की वजह से। डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये भी नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काज मोर बर्न। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्टीम आपको जलाती है। ठीक है, स्टीम से इंसान ज़्यादा जलता है। कभी देखा होगा घर पे कुकर पे या किसी जगह पे आप खाना बना रहे हो तो एकदम से जब स्टीम निकलती है तो आपको एकदम से ब्लिस्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो रीज़न क्या था उसके पीछे, स्टीम ज़्यादा बर्न करती है एज़ कम्पेयर टू अदर काजेज़। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, ड्यू टू द हॉरिजेंटली मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नाउन एज। देखो हॉरिजेंटल मोशन का मतलब क्या होगा, ये हो गया वर्टिकल मोशन, नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल मोशन। सेकंड वन, अगर वो ऐसे मूव कर रही है तो इसको क्या बोलोगे, हॉरिजेंटल। क्या बोलोगे इसको, हॉरिजेंटल मोशन। किसका मोशन, एयर का। ठीक है, चलिए उसे एडवेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। कह रहे हैं जब ट्रांसफर करती है हीट इस तरह से हॉरिजेंटली एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे एडवेक्शन कहते हैं। एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द फ्लो ऑफ फ्लूइड एयर वाटर हॉरिजेंटली, उसे एडवेक्शन कहते हैं। आप कमेंट में बताएंगे व्हाट इज़ कन्वेक्शन और व्हाट इज़ कंडक्शन। ठीक है, और रेडिएशन में बता देता हूँ। रेडिएशन होता है कोई भी दुनिया की हॉट बॉडी, कौन सी बॉडी, हॉट बॉडी क्या छोड़ेगी, हीट वेव्स। क्या छोड़ती है वो, हीट वेव। जैसे सूरज हो गया, उन हीट वेव को आप क्या कहते हो, रेडिएशन कहते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, burn caused by steam are much more irritated than the those caused by the boiling water। रीजन क्या है, स्टीम हैज़ लेटेंट हीट। ठीक है, याद रखिए लेटेंट हीट ज़्यादा होने की वजह से स्टीम ज़्यादा जलाती है और ज़्यादा इरिटेशन काज करती है उबलते हुए पानी से। ठीक है, अच्छा आगे है, अ रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस। एक रियल गैस एक्ट करती है आइडियल गैस की तरह, एट किस पे करती है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्वेंशन अकर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कन्वेंशन किस वजह से होती है, कन्वेंशन किस में होती है, लिक्विड और गैस में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे विच आर द फॉलोइंग लिक्विड कंटेन हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन। कौन ज़्यादा वेपराइज हो सकता है, अल्कोहल, जिसका रेट ज़्यादा है वेपराइजेशन में। ठीक है, तो आज अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू। क्रायोजेनिक साइंस किसके साथ रिलेट करती है, लो टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेयर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़। हाई टेम्परेचर को मेयर करने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि द मिनिमम टेम्परेचर इज मेयर बाय, वो तो हाई टेम्परेचर में ये मेयर किया, तो मिनिमम टेम्परेचर को मेयर करने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर में को यूज़ करते हैं।
तो अल्कोहल थर्मोमीटर और मर्करी थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या होता है? मर्करी जो घरों में आप यूज़ करते हो, अल्कोहल वाला लैब में यूज़ करते हो। अब अल्कोहल वाला ये है कि अल्कोहल वाले में बीच में अल्कोहल पाई जाती है और मरकरी वाले में बीच में मरकरी पाई जाती है। मरकरी इतना जल्दी नीचे वापस नहीं आता, मगर अल्कोहल जो है वो जल्दी नीचे आ जाता है। तो इस वजह से इसको टेम्परेचर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।